इधर ध्यान देंगे, ओ शाहरुख खान इधर ध्यान दो, है ना। तो भाई चैप्टर नंबर 1 से फिर से हम शुरू करने वाले हैं आज की कहानी, यानी कि फास्ट ट्रैक पेज पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि तुम थोड़ा सा घर के पढ़ के, अगर नहीं आया तो अगली क्लास से क्या करना, थोड़ा सा पढ़ के आना। हमारा फोकस रहेगा मेनली किसका, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, है ना, राइट। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस क्या रहेगा कि पहले पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फास्ट अटैक में क्या होता है, जैसे थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, है ना, मतलब जनरली उसमें फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा हम पेस में पढ़ेंगे, लेकिन चीजें वही होंगी जो नॉर्मली हम सीखते हैं, तो घबराने के इसलिए कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। इधर ध्यान दो, हवाबाजी वाली बातें नहीं कर सकते अब समय नहीं है। तू खोल रखा है, चलो कोई नहीं, 1 पे आते हैं, 1 पे आते हैं, 1 पे। तो चैप्टर नंबर, फिर मैं बोलूंगा फिर क्या सर आप भरी महफिल में बेइज्जती कर देते हो। हाँ ये वाला चैप्टर। तो भाई शुरू करते हैं सर। कौन सा चैप्टर, मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है बाबू, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को समझाने के लिए 2 महान लोगों ने जन्म लिया, एक पराग गुप्ता सर, सीए पराग गुप्ता, दूसरे डॉक्टर अंकुर अग्रवाल सर। नहीं, ये आगे की कहानी बता दी मैंने, तो 20 तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, बहुत जल्दी बता दिया। हाँ तो मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए बता दी ये बात कि तुम कहोगे अरे पराग सर ने तो ट्वीट भी कर दिया ये दोनों के लिए, बीआरएस और उसका क्या सेंस बनता है, ठीक है। तो भैया तुम बताओगे अपने बच्चों को, जब छोटे हरम होंगे, छोटी अनमोल होगी ना, उनको बताओगे अरे ये तुम पढ़ रहे हो ना, सेड बाय पराग सर, सेड बाय अंकुर सर, अरे हम इनसे लाइव पढ़े हैं यार, क्या बात, इनकी तुम किताबें पढ़ रहे हो। ऐसे ही ऐसे 2 महान लोग हुए, केटनर और एफडब्ल्यू टेलर, जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी, ठीक है। फिलहाल अभी बात बताओ मत, अब बस पढ़ाने दो इसको। केटनर और एफडब्ल्यू टेलर, जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी। तो मैनेजमेंट 2 लोगों ने डिफाइन किया, हैंग क्यों हो रहा है, किन किन लोगों ने डिफाइन किया, केटनर और टेलर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें याद करनी है वो किसकी याद करनी है, केटनर सर की, ना। केटनर सर ने ज्यादा धमाकेदार डेफिनेशन दी। तो मैनेजमेंट क्या होता है, 2 महान लोगों ने हमें ये बताया बाबू, 2 महान लोगों ने हमें ये बताया। पहले लिखते हैं हम एफडब्ल्यू टेलर सर की बात, किसकी बात, एफडब्ल्यू टेलर। तो एफडब्ल्यू टेलर सर ने बोला, ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते जाएंगे, है ना, एक्टिव वाले बच्चे भी, कि मैनेजमेंट क्या है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दुनिया की जो भी सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है, बेस्ट डेफिनेशन, वो हमेशा तुम्हें 3 बातों का जवाब देगी। हाँ, क्या, कैसे और क्यों, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर ये 3 बातों का जवाब कोई भी स्टेटमेंट दे रही है तो दुनिया की बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। तो केटनर सर ने, एफडब्ल्यू टेलर सर ने, दोनों ने इन बातों का ध्यान रखा। मैनेजमेंट, हमने जब उनसे पूछा मैनेजमेंट क्या होता है, टेलर सर ने बोला मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, क्या है बाबू, कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 M's। 4 M कौन से होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन। फिर हमने कहा कैसे कैसे कैसे, उन्होंने बोला कैसे, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोल से। तो हमने कहा क्यों, वाई दिस कोलैबोरेटी, तो उन्होंने बोला टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना, या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बात किसने बोली बाबू हमें, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तुम जानते हो, हर जगह क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, हर जगह क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब मेनली जो बोलो यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। फिर आए कौन, केटनर सर। कौन है भाई, स्पेलिंग क्या है अंकल जी की, अंकल जी है KREITNER, के से है, सी से नहीं है। हाँ, तो क्या से क्या बना, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस, क्या होता है बाबू, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर। यानी कि केटनर सर ने बोला मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को संभाल रहा हूं ना, ये तो तुच्छी बात है, चीजों को तो रसोई को मम्मी संभाल लेती है, तो रसोई का अरेंजमेंट कर देना, रसोई की साफ सफाई कर देना मैनेजमेंट नहीं होता।
मैनेजमेंट ये होता है कि तुम्हारे घर में जो हेल्पर आ रहे हैं, है ना, जैसे भाई बर्तन मांजने के लिए हेल्पर दीदी आ गई, खाना बनाने के लिए कुक दीदी आ गई, है कि नहीं बात, राइट। तो उनको मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे घर में बेटी है ना मेरी, तो क्या कहते हैं, तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना काम वाली वाली, तो ऐसे सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग अपने घर में क्या बोलते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कि अगर कोई बर्तन मांजने आएगा तो वो काम वाली आंटी नहीं, वो हेल्पर दीदी है, हेल्पर आंटी है, वो तुम्हारी हेल्प कर रही है। हम बर्तन नहीं मांजना चाहते या नहीं कर रहे हैं, हमारी हेल्प करने वो आ रहे हैं, तो यू मस्ट पे रिस्पेक्ट टू देम, है ना। तो इसलिए जब हमारे घर में कुक दीदी आती हैं तो हम उन्हें नहीं बोलते खाना बनाने वाली आंटी आ रही है हमारे, तो हम उन्हें बोलते कुक दीदी आ रही है, वो हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि मेरी मम्मी खाना नहीं बना पाती कुछ कारण की वजह से, जॉब पे जाती है जैसे मेरी वाइफ है ना। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि दे आर हेयर टू हेल्प अस, हम उनकी मदद नहीं कर रहे पैसे देके, हम उनको इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो इससे एक रेस्पेक्टफुल साइकोलॉजी की डेवलप होती है किसमें, नेक्स्ट जनरेशन। तो अपने छोटे भाई बहन को ऐसे एक साइकोलॉजिकल रेस्पेक्टफुल, इससे क्या होता है, इससे पता कौन खुश होता है, वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि जिनको किसी भी घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, वो रिस्पेक्ट उनको आपके घर में मिल जाती है, राइट। तो मतलब एक साइकोलॉजिकली डेवलप करने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो हमेशा सामने वाला छोटा हो बड़ा, हमेशा उसको रिस्पेक्ट दे के बात करो, है ना। वो पैसे कम ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो भाई केटनर ने ये बोला कि दूसरों, मम्मी का मतलब रसोई को संभालना नहीं, कि वो तुम्हारे घर में जो हेल्पर आंटी आ रही, कुक आंटी आ रही, जो लोग आ रहे हैं, इनसे काम करवाना आना चाहिए। तो केटनर ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस फॉर वर्किंग विद अदर। फिर अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या हो रहा है आज इसमें, रीस्टार्ट नहीं आए तो ऑप्शन। अब बात आती है कैसे, दूसरा पॉइंट तुमने लिखा ना कैसे, तो कैसे आगे लिखो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बाबू कैसे, इफेक्टिवली एंड बाबू एफिशिएंटली। क्यों भैया क्यों, सेम, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो केटनर सर ने दो खतरनाक वर्ड दिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब सुनेंगे ध्यान से। अब भाई मैंने एक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को, मान लो मैं सीएफओ हूं, मैंने एक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को क्या दिया, टास्क दिया कि भाई मान लो वोल्टास के मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को टास्क दिया कि एक महीने में 1000 एसी का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। समझ रहे हो, उसमें सुनना बात। अब एक महीने के बाद वोल्टास के अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम और एमसीक्यू में तो हमेशा आता है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। वोल्टास के मैनेजर ने बोला सर आपने एक महीने में 1000 एसी दिए थे, बताओ कितने रुपए में। उन्होंने कहा भाई, हमने बोला भाई 1 करोड़ की लागत आनी थी। तो वोल्टास के मैनेजर ने एक महीने बाद बोला कि सर 1000 एसी तो डन कर दिए, 1000 एसी डन कर दिए, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगे, यानी 20 लाख रुपीज मोर फंडिंग इज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताओ वोल्टास का प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। अब ध्यान से सुनेंगे बात जो मैं बोलने वाला हूं। अब सुनो ध्यान से, अगर ट्रिक, इसकी ट्रिक समझो क्या है। हाँ, अगर कोई भी बंदा इफेक्टिव होगा तो बताओ इफेक्टिव में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसमें दिया, इफेक्टिव इस पे स्ट्रेस दिया, टी पे। इफेक्टिव में टी से इफेक्टिव, इंग्लिश में साउंड क्या कर रहा है, टी, टा पे ज्यादा इफेक्टिव, टी से इफेक्टिव और टी से बाबू टाइम। अगर कोई बंदा टाइम पे काम कर रहा है तो इफेक्टिव है, टाइम ज्यादा ले रहा है तो इफेक्टिव। और एफिशिएंसी, इस पे क्या स्ट्रेस इस पे आ रहा है, एफिशिएंसी, बोलो एफिशिएंसी, तो सी पे स्ट्रेस आ रहा है, सी से बाबू कॉस्ट। अगर कोई भी बंदा विद इन कॉस्ट टाइम कर रहा है तो एफिशिएंट है, अदरवाइज वो नहीं है। यहां पे वोल्टास का मैनेजर कह रहा है मैंने 1 महीने में निपटा दिया काम, लेकिन पैसे ज्यादा लग गए। तो हम वोल्टास के मैनेजर को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई तूने टाइम पे काम नहीं सुलटा दिया, तो तू इफेक्टिव तो है लेकिन तू पैसे काहे ज्यादा लगा दिए हो, तो तुम क्या नहीं हो। इसका आंसर क्या हुआ, ही इज इफेक्टिव
बट नॉट एफिशिएंट। ही इज इफेक्टिव बट नॉट नहीं। अगला सवाल, वोल्टास के मैनेजर ने बोला कि सर 1 करोड़ में ही डन हो गया काम, लेकिन दुख की खबर यह है 950 एसी बने हैं 1 महीने में, यानी कि आई नीड 1 मोर वीक टू कंप्लीट द टास्क। अब बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, उसने किस पे काम कर लिया? 1 करोड़ में निपटा दिया काम, तो वो एफिशिएंट तो है, लेकिन वो क्या मांग रहा है? 1 हफ्ता और मांग रहा है किसी कॉस्ट में करने के लिए, तो वो इफेक्टिव। इसका आंसर क्या हुआ? बट समझ रहे हो निकम्मो? समझ की बात? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट। अब आती है बात मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में भाई जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक। पहले क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इस पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। हाँ यस 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 वही। तो भाई अब पढ़ते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा समझ नहीं पाता, ये क्वेश्चन में छुपा हुआ होगा कि स्टडी में ये छुपे हुए होंगे निकम्मो, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन में ये आएगा कि दिख तो कुछ नहीं रहा, दिख तो कुछ भी नहीं रहा, मोहब्बत में दिखता थोड़ी कुछ, आंखों के सामने चश्मा चढ़ा होता है, लेकिन किसी का ब्रेकअप हो जाए तो दिखने में वो बंदा सही है ना? तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ठीक है ठीक है, लेकिन वो दुनिया के सामने बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है, लेकिन बेचारा अंतरात्मा उसकी हनी सिंह के जमाने में देवदास वाली आत्मा उसकी। हनी सिंह तो कहता है ब्रेकअप की पार्टी करनी है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? देवदास जैसे टाइप में रोआ रोआ सा, प्ले लिस्ट भी ऐसी है, बेख्याली में तेरा ख्याल है ना, कबीर सिंह की तरह इंजेक्शन लगा रहा है ड्रग्स के, प्रीति की शादी के बाद उठूंगा, ठीक है, राइट। तो बेचारा दिखने में कुछ समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन उसको उसके पास जाके उसकी बातों से महसूस किया जाता है यार बंदा कुछ दुखी है। इसे बोलते हैं इंटेंजिबल। क्या बोलते हैं? अब ऐसा कंपनी में क्या होता है? कंपनी में कोई तुमसे नहीं बोलेगा कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। दिखेगा कैसे? कि आपको महसूस करना पड़ेगा कैसे, एम्प्लॉय खुश है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, या एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है, एम्प्लॉय अनहैप्पी है, तो आप बोल दोगे भाई इस मैनेजमेंट का क्या दिक्कत है? इंटेंजिबल फोर्स में दिक्कत है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली बेचारों के मन दुखी दुखी। हाँ राइट, तो ये चीट कोड मिलेंगे एग्जाम में। अगली बात, हमें क्या बैलेंस करना है? तो मैनेजमेंट कहता है आपको, अच्छा एक कंपनी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव या एफिशिएंट? दोनों होनी चाहिए, दोनों को बैलेंस करना है। ये नहीं कि कॉस्ट में काम कर रहा हूं तो 2 महीने लगाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात, लोगों को समझाना पड़ता है भाई मिलके काम करो, मिलके, आई नहीं वी, टीम, ग्रुप। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि मैनेजमेंट में लोगों को गाइड करना पड़ता है। जैसे घर वाले तुम्हें कूटते रहते ना, पढ़ ले भाई, कुछ ना रखा वेब सीरीज में पढ़ ले, ओ नेटफ्लिक्स के चाचा कुछ ना रखा भाई, है ना। नेटफ्लिक्स पे तो रोज कोई ना कोई मूवी या कोई ना कोई वेब सीरीज अपलोड होती रहती है, सारी देख लूंगा, यही जिंदगी में मैंने इसलिए जन्म लिया है, एक भी सीरीज नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं बात? तो लोगों को गाइड करना क्या होता है? इन्फ्लुएंस। आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है ना बाबू, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वही तुम्हारे इनडायरेक्ट गोल हैं। कंपनी ग्रो होगी, तुम भी ग्रो होगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, शायद बोनस भी बढ़ेगा, है ना। कंपनी की नई ब्रांचेस खुलेंगी तो जो पुरानी ब्रांच है उसमें से कोई ना कोई प्रमोशन होकर ब्रांच का हेड बनेगा। तो कंपनी की ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, कंपनी ही सब कुछ है हमारे लिए। फिर अगर ये वर्ड लिखा मिला एग्जाम में, चेंजिंग एनवायरमेंट, अपने आप को गिरगिट बनाना, क्या बनना है? गिरगिट। गिरगिट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हाँ क्या बोलते हैं? कॉमेडियन।
ठीक है भाई, कमेलियन है ना, चमेलियन, हाँ 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 चमेलियन, ये समझाते हैं, चमेलियन बनना है, गिरगिट बनना है। अब गिरगिट की खास बात पता है क्या, भगवान ने उसको एक बहुत तगड़ी खास बात दी है क्या, जो जिस एरिया में होता है वैसे कलर का हो जाता है। रेगिस्तान में जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा, हरियाली में जाएगा तो हरा हो जाएगा, होता है ना गिरगिट। तो मैनेजमेंट कहता है खुद को गिरगिट की भांति बनाना है, यानी कि जैसा एनवायरमेंट है खुद को वैसा ढालना। जैसे वो कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, इफ यू आर इन रोमन बी लाइक रोमन, तो वो वाली कहावत वाली बात है। ठीक है, तो मैनेजमेंट वही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में मैकडी। भाई मैकडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीफ बर्गर खाने के लिए। किसके लिए बाबू, बीफ बर्गर। लेकिन इंडिया में चल नहीं सकता, इंडिया में तो बीफ बैन है। तो मैकडी ने बोला भाई इंडिया वाले अगर बीफ बर्गर नहीं खाते अमेरिकन की तरह या बाकी कैनेडियंस बाकी देशों की तरह जहां पे ये ओरिजिन हुआ, तो इंडिया वाले, अबे इंडिया वाले खाते क्या है। तो उन्होंने देखा इंडिया में तो गाना ही बज रहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी चालू। चालू मैडम मैं सुनते भगवान बचा लिया, चालू मैम है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी चालू। आलू के दीवाने हैं इंडियन, गोभी में आलू, कड़ी में आलू, मटर में आलू। अरे नहीं होता भाई, हमारी मम्मी बचपन से 55 तक आलू खा रही। मेरी मम्मी की फेवरेट सब्जी पता क्या है, सोचो, आलू टमाटर। आलू टमाटर खाए ना घर में जो बनते हैं, है ना। अरे आलू और टमाटर को मिक्स करके जो ग्रेवी वाली बनती है, अरे जो कचौड़ी पूड़ी के साथ बनती है भंडारों में, तो जो भंडारे में सब्जी नहीं बनती वो आलू टमाटर की सब्जी होती है। बचपन से लेके आज तक 65 ईयर्स की हैं, आलू टमाटर उन्हें रोज खिला लो, कोई शुगर नहीं है उन्हें। शुगर आलू या मिठाई खाने से नहीं होती, जिनको शुगर हो जाती है उनको आलू और मिठाई बैन हो जाता है। शुगर होती है बैड लाइफ स्टाइल से, है कि नहीं बात, राइट। समझ गए ना। तो लोगों ने, अब मैकडी ने क्या देखा, मैकडी ने क्या देखा, आलू के भी दीवाने हैं लोग इंडिया में। सब्जी की हर एक सब्जी में क्या मिलेगा, आलू जरूर मिलेगा। तो मैकडी ने बनाया मैक आलू टिक्की। इसलिए क्या बना, मैक आलू टिक्की। इसलिए क्या बना, मैकडी इज द वर्ल्ड फेमस कौन, डायनामिक फंक्शन क्रिएटेड इन इंडिया। और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडिया से ही कमाता है मैकडी। उन्हें पता सस्ता बर्गर दे दो लोग खा लेंगे, आलू टिक्की सस्ते का सस्ता, बढ़िया का बढ़िया। तो मेजर चेंजेस उन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से कर लिए, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई वो इंडिया से ही करते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मैकडी का फंक्शन क्या हुआ बाबू, बताओ नहीं, डायनामिक। ठीक है, अगली बात, अगली बात, अब अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कॉमन गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, मैनेजमेंट एक ही दिन करना है भाई, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अगर कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का कैरेक्टर रखती है तो मैनेजमेंट भी परपेचुअल सक्सेशन की, परपेचुअल सक्सेशन समझते हो या मैं फालतू बोल रहा हूं, समझते हो ना। पराग सर की बेइज्जती नहीं करा दोगे, है ना। यानी कि हम रहे ना रहे, कंपनी जिंदा रहेगी। ठीक है, दोराब जी टाटा चले गए, जमशेद जी टाटा चले गए, फिर रतन टाटा जी भी चले गए, लेकिन टाटा जिंदा है। धीरू भाई अंबानी चले गए, मुकेश अंबानी है, अनंत अंबानी, उनकी पीढ़ियां चली जाएंगी, आज से 100 साल बाद भी रिलायंस जिंदा रहेगी। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि कोई कंपनी का मालिक नहीं होता, शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं, सारे शेयर होल्डर एक साथ नहीं मर सकते। ठीक है, तो ऐसे अगर कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है तो उसका मैनेजमेंट भी परपेचुअल सक्सेशन होता है कि रोज आपको कंपनी को संभालना पड़ेगा। फिर आती बात, मैनेजमेंट होता है मल्टी डायमेंशन, और मल्टी डायमेंशन को मैं बोलता हूं पाव। क्या बोलता हूं बाबू, पाव। आपको कंपनी में 3 चीजों को संभालना है। ए बाबू, कितनी चीजों को संभालना है, 3। बताओ वो 3 चीजें कौन सी हैं, बोलो। पीपल बोले तो सबसे पहले आपको संभालना है कौन काम करेगा, है ना। तो लेबर और एम्प्लॉयज को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। सबसे खतरनाक चीज यही है, कौन, इंसान, है कि नहीं बात, सबसे डेंजर। फिर किसको संभालना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन को बोलते हैं इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देना बाबू, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। बोलो, इनपुट को
आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। और W से क्या बनेगा? फिर वर्क को संभालना है, इसको बोलते हैं व्हाट टू डू। जैसे फैक्ट्री का क्या वर्क है? फैक्ट्री इज वर्क इज प्रोडक्शन। अच्छा, RKG का क्या वर्क है? टीचिंग। तो ये काम संभालना पड़ेगा पहले कि पढ़ाना कब है, कैसे है, क्या टाइमिंग है ना, किताबें हैं, राइट। कौन संभालेगा? मैन पावर संभालेगी। और ऑपरेशन क्या होगा? इनपुट आउटपुट। बच्चे का दिमाग फिर भी खाली है ना, राइट। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया? इनपुट डाल के आउटपुट, हाँ, घुटनों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है। अगली खतरनाक बात जो मैनेजमेंट में पूछी जाती है, ये एक्टिविटी इन्वॉल्व, यानी कि मैंने, अच्छा बताओ, जो मैनेजमेंट है, क्या रिलायंस टाटा ही संभाल रहे होंगे? हम भी कर रहे हैं मैनेजमेंट। चाय वाला नहीं कर रहा होगा? चाय वाले को पता है कि उसकी सेल कब होती है, सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में कम, सर्दियों में शाम के टाइम ज़्यादा, और वो अगर ऑफिस के पास है तो लंच टाइम, समझ रहे हो ना बात को? तो चाय वाला अपना रॉ मेटेरियल यानी कि दूध, क्या कहते हैं, चीनी पत्ती कब रखेगा स्टॉक में? जिस टाइम पे उसको पता ज़्यादा फुटफॉल होगा। बोलो भाई, शैतानी नहीं करो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कॉमन है हर जगह के लिए। इसको क्या बोलते हैं बाबू मैनेजमेंट की भाषा में? परवेसिव। इट इज कॉमन टू स्मॉल चाय वेंडर से लेकर इंडिया की टॉप टाटा, रिलायंस कंपनी एक काम करती है अपने अपने लेवल पे, क्या? मैनेजमेंट करती है। बात समझ में आए ना? तो कभी कि एक छोटा सा चाय वाला भी होगा तो उसके यहाँ दूध के पैकेट और पत्ती के पैकेट खत्म नहीं होंगे कि शाम को तुम जाओ कह रहा भैया अभी लेने जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा वो, है ना, क्योंकि उसे पता है इस टाइम पे अगर नहीं होगा तो ग्राहक चले जाएंगे, राइट। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है। और आखिरी बात, मैनेजमेंट का पर्पस ही एक ही है, क्या? जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन से सीखा, क्या? गोल अचीव। मैनेजमेंट में सबसे आखिरी पॉइंट क्या है बाबू? सबसे आखिरी पॉइंट, क्यों अचीव गोल? तो मैनेजमेंट का सबसे पहला चरित्र ही क्या है? हर एक लेवल पे अलग अलग गोल है। चीट कोड क्या? चीट कोड, तो भाई इसका चीट कोड याद करते हैं। ये तो ढंग से आ गए, मैकडी वालों ने बहुत धमाका किया तो हमने बोला आई लव मैकडी पर एग बर्गर, आई एम लविंग इट, है ना। तो किससे क्या बनेगा बताना जरा? आई से इंटेंजिबल। ऑनलाइन में साथ साथ लिखेंगे, एल से आई लव एक साथ था ना, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कंटिन्यूस, डी से डायनामिक, पी से परवेसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बैलेंस, जी से, और दूसरे जी से ग्रुप एक्टिविटी और हाँ बिहेवियर। बहुत बढ़िया। ये वाला याद है, बाकी सारे भूल गए। नहीं ये वो भी आ रहा है, टॉप ऑफ। ठीक है, घबराने का नहीं, केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन वालों इधर ध्यान देंगे अब। फिर भाई केस स्टडी करने से पहले क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंस। तो मैं इनके क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा अभी, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस का कोड लिखवाया था मैंने, सांसें हथेली पर। अच्छा, कोई सिंपल वाला नहीं बनाया, दर्द भरा ही बना दिया मैंने, है। ओहो, तो दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा, दर्द जिगर, ये दिल जलों के लिए है। पटना का दर्द है ये, वही तो। कुछ बन के जाएंगे, कुछ बन के जाएंगे और सीधा पापा के सामने डिग्री देंगे, ये लो पकड़ो। पता लगा लड़की की तुमसे बड़ी डिग्री निकली तो पापा कहेंगे ये ले फेंक के मारे, नहीं तो इसलिए सीए वगैरह कुछ बन के जाएंगे। डिग्री इससे भी ऊंची निकली तो
इधर ध्यान दो, बा वो समझ गया, जिसकी बात थी वो समझ गया, जिसके दिल पे लगती है वो समझ जाता है, बाकी अपना दिमाग मत लगाओ। इंपॉर्टेंस, अब सुनो इंपॉर्टेंस को याद करने की ट्रिक क्या है। इंपॉर्टेंस में 6 पॉइंट है, कितने पॉइंट है बाबू? 6 में से 3 निकले चरित्र से, करेक्टर। सुनना ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला करेक्टर क्या था? तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी क्या है? गोल। मेरा भी गोल और कंपनी का भी गोल। देखो, मैनेजमेंट कंबाइन द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ गई बात? यानी कि अगर मेरा पर्सनल गोल अचीव होता है तो कंपनी का गोल अचीव होता है, या कंपनी का गोल अचीव होता है तो मेरे पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं सोचना बस मेरे को पैसा मिलता रहा, कंपनी लॉस में जा रही है। तो भाई ऐसा अगर करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएगी जीवन। बोलो भाई। दूसरा, मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बैलेंस, ये पढ़ा था। यहां पर इंपॉर्टेंस कहता है बैलेंस मत करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ। एफिशिएंसी यानी कि कॉस्टिंग से रिलेटेड, जिसको हम पता क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि 4 M's को इतने अच्छे से इस्तेमाल करो कि मैक्सिमम आउटपुट दे मिनिमम कॉस्ट पे। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, है ना? जैसे लेबर को फालतू बात करने मत दो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लंच ब्रेक दिया, जैसे सरकारी बैंक में नहीं होता है ना सर, लंच हुआ आधे घंटे में, भैया सर आएंगे घंटे बाद, लंच पे गए, समझो ना? तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है ना? जैसे तुम अपने घर में पुराने कपड़ों के साथ करते हैं मम्मी, है ना, कि पहले टी शर्ट थी, पहले तो तुमने पहन ली, फिर उसका पोछा बन गया, फिर पोछे के बाद फिर वो और भयंकर वाला पोछा बन गया, मतलब जिससे गाड़ी वाड़ी साफ हो जाए, ठीक है, राइट? पहले टी शर्ट थी जो हम बाहर पहनते थे, फिर वो टी शर्ट हो गई जो हम घर में पहनते हैं, फिर वो टी शर्ट हो गई जो नाइट सूट में पहन लेते हैं, फिर वो टी शर्ट ऐसी हो गई जिसमें मम्मी क्या करती हैं? सफाई करती हैं, फिर वो पोछा बन जाते हैं। मतलब इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो इंडिया में चलता है। हाँ वही है कि नहीं बात? पहले ब्रश था, ब्रश पहले इसके काम आता है, फिर वो दूसरी चीज साफ करने का काम आता है, फिर वो धागे में बांध के कहीं फेंकने का काम आता है, नाड़ा डालने का काम आता है, है ना? दद्दू के पजामे में नाड़ा डालने का काम आता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइज, 10 रुपए का ब्रश खुद कहता है भाई मुझे छोड़ दो, 10 रुपए को एक और के जान दोगे बच्चे की। तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? अरे चलो भाई, तुम्हारे महंगे आते हैं, हमारे सस्ते आते हैं, सुन लो अभी तक, समझ गए? तो मैनेजमेंट कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। कॉस्ट कम होगी तो बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगेगा। मैनेजमेंट को फोकस करो कि भाई कीमत कम से कम लगनी चाहिए। मैकडी का एग्जांपल सेम, तो फीचर में क्या था? डायनामिक बनना है। इंपॉर्टेंस भी यही सिखाता है, डायनामिक, हमें खुद को डायनामिक बनाना चाहिए। तुम्हें और मुझे भी ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए? एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए, ठीक है ना? 3 तो ये हमने कहां सीख लिया बाबू? कैरेक्टर से इंपॉर्टेंस निकाल दी। अब 3 अलग से तो याद कर सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय की खोपड़ी में एक बात डालता है कि अगर तेरे दिमाग में चल रहा है कंपनी कमाती है हमें कुछ नहीं देती, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई कंपनी मुझसे 1 करोड़ का काम कराती है, तनख्वाह देती है 20 लाख का पैकेज, काम कितना कराती है साल में? 1 करोड़, 80 लाख तो खुद खा जाते हैं। अरे भाई तो तेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो 20 लाख में तो पूरे हो रहे हैं, छोड़ दे फिर जॉब, तो छोड़ देना। और जॉब भी नहीं छोड़ता इंसान, वो क्यों? उसे लगता है 20 लाख का पैकेज है, चलो ठीक है सही है, लाइफस्टाइल तो उसका कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब तुम शिकायत कितनी ही कर लो, मैनेजमेंट इनकी इंपॉर्टेंस ये कि वो तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देता है। हाई सैलरी, तुम्हारे खोपड़ी में अगर 20 लाख कम सैलरी है तो छोड़ दे, कहीं और चला जा, लेकिन तुम 20 लाख का पैकेज नहीं छोड़ रहे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अंतरात्मा कह रही है कि चल भाई इतने ठीक है बढ़ जाएंगे। लेकिन बस वो क्या होता है, एक फितूर होता है कि 20 के 25 पहुंच जाए, 25 के 30 पहुंच जाए, बस हर साल 5-5 लाख रुपये बढ़ते रहे।
लेकिन मैनेजमेंट ये तुम्हारे दिमाग के ख्याली पुलाव नहीं बनाता। मैनेजमेंट कहता है कि भाई 80 लाख में बाकी खर्चे भी तो पूरे करते हैं। बिल्डिंग कौन दे रहा है, बिजली का बिल कौन दे रहा है ना, टैक्सेस कौन दे रहा है, बहुत सारी तरह की पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करा था तुम्हें ये समझा के तुम्हारे हाई सैलरी, हाई प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें पूरी होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट, इसलिए जरूरी भी है क्योंकि मैनेजमेंट सिखाता है सोसाइटी का डेवलपमेंट साथ में करते चलो। इसका मतलब भलाई का काम करता चलो, अपने एम्प्लॉयज का भी और देश का भी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो देश को तो तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। अपने एम्प्लॉय को कैसी फैसिलिटी दो, जैसे मेडिकल दे दिया है ना, बच्चे हैं तो उनको क्या दे दिया, एजुकेशन के वो दे दी, परक्यूजिट दे दिए, फैसिलिटी दे दी। चलो ठीक है यार, हमारा कंपनी का स्कूल है वहाँ पढ़ लो, या किसी भी स्कूल में पढ़ लो, फीस हम दे देंगे। ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की भी और सोसाइटी की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम यूपी में हो तो मैनेजमेंट में जो भी लोग होंगे एम्प्लॉय यूपी के ही होंगे। नहीं भाई, क्या कोई बिहार से नहीं हो सकता, है ना। अब कोई बेंगलुरु जा रहा है, आईटीएफ वहीं है बेंगलोर, हैदराबाद, तो बेंगलोर में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के ही होंगे बस, या तेलंगाना के ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्या कोई यूपी, नोएडा, गुजरात, बिहार यहाँ से गया होगा, नहीं गया होगा। अब अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर से आए हैं, होता नहीं होता। अब भाई मान लो मैं यूपी से गया, मेरी भाषा थोड़ी सी टफ है लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है, मानेगा नहीं मानेगा, होश में आ जा, होश में। अब सामने वाला रहा है क्या बदतमीजी से बोल रहे हैं, पर भाई मैं बदतमीजी नहीं बोल रहा, मेरी लैंग्वेज, या सॉरी भाई दिल पे मत लियो, मेरे मुंह से निकल जाते हैं। हमारी ना यूपी की भाषा ही कुछ ऐसी है, यूपी हरियाणा की, समझ लो बात को। तो यार कम से कम ये थोड़ी का तो लोगों को समझाया जाता है कि भाई रीजनल लैंग्वेज को ऐसे बोलना कि सामने वाले को बुरा, तालमेल बनाना, तालमेल। अब मैं यूपी से हूँ, हम चम्मच से खाना खा रहे हैं, साउथ इंडियन लोग किससे खाना खाते हैं, हाथ से। भैया मैं उसके साथ खाना नहीं खा सकता, हाथ से खाना खाता, चावल के लड्डू बनाया यूँ खा लिया, क्योंकि आप खाया कभी नहीं खाना, तो वो हाथ से खाते हो, चावल को ऐसे रोल करते हैं दाल में, रसम में, उसका लड्डू बनाते हैं। लड्डू छोटे छोटे जैसे हम लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाने के बाद वो ऐसे नहीं खाते, वो इस उनका स्टाइल होता है यहाँ से खाने का है, मतलब ऐसे खाएंगे। अब तुमको क्या खा रहे हैं, चाट रहा था, तो भाई आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है। इसमें क्या बुराई क्या है, चावल तो हम भी कभी कभी हाथ से खा लेते हैं, दाल भात, है ना। तो लोग इसमें भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से ऑब्सेस हो जाते हैं, या मतलब हाँ। तो मैनेजमेंट कहता है भाई देखो देश हमारा ऐसे कल्चर का है कि तुम्हें लगेगा ऐसा कि यार मैं इनके साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, पर तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें हार्म, क्योंकि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक स्टेट के काम नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है ना, राइट। अच्छा मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना, मान लो भाई ये या ये तुम तीनों नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन हम काम कर रहे हैं किसमें, एक कंपनी में, तो मैं ये नहीं कह सकता मांसाहारी लोग है कि नहीं, बात मैं नहीं खाऊंगा इनके साथ, मैं नहीं बात करूंगा इनसे, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं सकता। आपको अपना कल्चर, अपना लाइफस्टाइल को अलग रखना, टीम के साथ काम करना है कि नहीं बात। कभी किसी ट्रिप पे गए तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, नहीं भाई, आपको इन चीजों से क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये चीज कंपनी ही करती है तालमेल बिठाने के लिए, वो पहली ओरिएंटेशन इस तरीके से करते हैं कि आपको इन चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, ठीक है। और फिर दूसरे को समझाता है कि भाई अगर कभी कुछ बोल दे तो भाई तुम अलग टेबल ले लेना, भाई भैया तुम अलग टेबल ले लेना, लेकिन टीम में लड़ाई फूट मत डालना। बात समझ में आ रही ना, कि यूपी का अलग ग्रुप, बिहार का अलग ग्रुप, आंध्र प्रदेश का अलग, नहीं भाई, ग्रुप कंपनी का बनेगा, स्टेट का नहीं बन सकता। इसको हार्मनी इन द वर्क बोलते हैं, कि सामने वाले की खोपड़ी में बात कहना कि यूनिफॉर्मिटी से ही कंपनी चलेगी, तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। फिर तो भाई जो इंडियंस जा रहे हैं अमेरिका में काम करने, उनके लिए तो हम ब्लैक हैं, वो तो काले घोरे का भेद करते हैं ना, इंग्लैंड, अंग्रेज, यूएस वाले, हाँ ब्राउन, और ब्राउन हो गया तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर भेद, जिसे रेसिज्म बोलते हैं ना। तो फिर तो कोई इंडियन जो है इंग्लैंड, यूके और अमेरिका जाके काम ही नहीं करना चाहिए, फिर तो वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करके दे रहा है, तो जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरह मैं काम करेंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मेक इन इंडिया, तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट बनाया, अमेरिकन फर्स्ट।
है ना। तो मेरे कई कजन ब्रदर और सब ना आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं यूएस में। तो उन्होंने बोला वी डू नॉट नीड इंडियंस। आप आईटी कंपनी में किसको भर्ती करो, अमेरिकन को। सारी की सारी कंपनी ने बॉयकॉट कर दिया ट्रम्प जी को। उन्होंने बोला इंडियन काम कर रहा है 50 लाख रुपए में पैकेज में, और अमेरिकन काम करेगा 2 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, 2 करोड़ के पैकेज में। क्योंकि अमेरिकन लोग महंगा काम करते हैं भाई। इंडियंस को काम करा लो तुम ओवर टाइम सेम उसमें। अमेरिकन 5 बजे बंद तो बंद, सैटरडे संडे बंद तो बंद, मुंह मत दिखाइए मुझे। उनका एटीट्यूड कल्चर वर्क। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिर ट्रम्प भैया ने क्या किया, ट्रम्प अंकल ने फिर उसको वापस ले लिया आईटी सेक्टर से। चलो भाई ठीक है, इंडियंस को बुला लेना, है कि नहीं बात है। नहीं तो आईटी वाले ट्रक तो ज्यादातर कनाडा में जाते हैं लोग, तो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते इंडियंस को वहां पे। अमेरिका इज अ स्मॉल पंजाब, ओ कनाडा इज अ स्मॉल पंजाब। हाँ, तो ऐसा मना नहीं कर सकते। ये हार्मनी का कल्चर है। इंडिया से बड़ा है कनाडा। तो ये किसका कल्चर है भाई, हार्मनी कल्चर। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा आज, जल्दी बताओ। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और उसके इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहले आते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, और ही ज्यादा देखना क्या पूछ रहे हैं। मतलब जैसे डाला ना, एक नारी सब पे भारी, ऐसी एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे भारी है। एग्जाम में इसे रिवाइज कर लिया, खेल खत्म। ऑल करेक्टर विद लाइन कोटिंग, पूरी ऑल करेक्टर लाइन कोटिंग। सबसे पहले आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। फिक्स टारगेट से एक वर्ड, टारगेट से क्या पता लगा, मैनेजमेंट इज बाबू, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगली लाइन पढ़ो। हाँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ईच वन इज कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन गोल। ऑल ऑफ द एम्प्लॉय, ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट, है ना, ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द कॉमन गोल। ये क्या होगा बाबू, क्या होगा, बिल्कुल सही बात। ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, ऑल एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कॉमन, तो ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगला ढूंढो, हमारा फेवरेट, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल मतलब इंटेंजिबल फोर्स। बहुत बढ़िया। अगला बताओ। एज पर नीड ऑफ द कस्टमर। तो ये चीट कोड लिखते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में यही रिपीट होते हैं, इसमें घबराने का नहीं। हाँ वो ये क्या लिखा है रे देवर, देखो 3 कॉम्पोनेंट, POW पाओ, मल्टी डायमेंशनल। और बताओ ये क्या है बाबू, ऑल लेवल। ऑल लेवल मतलब मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर दुकान हर लेवल पर क्या होता है, काम होता है। हो गया नहीं हो गया, क्या करना है एग्जाम में, हेडिंग लिखी, लाइन कोड करी, नीचे एक्सप्लेनेशन दी। हेडिंग लिखी, लाइन कोड करी, एक्सप्लेनेशन दी। कार्टून प्रेजेंटेशन जो है वो बना के आगे, एक क्वेश्चन में एक। भाई बनाने पड़ेंगे, 100 में तो चाहिए तो बनाने पड़ेंगे। और टॉपर की कॉपी देख लेना, ग्रुप पे भेज दूंगा। चलो भाई ये बताते हैं फीचर्स। अगेन फाइंड आउट द फीचर्स। कॉमन टू ऑल बाबू, ये क्या है, ठीक है।
और बताओ। ऑब्जेक्टिव, गोल ओरिएंटेड, और बताओ। ये क्या है? और ढूंढिए बाबू। टीम मतलब ग्रुप एक्टिविटी। बहुत बढ़िया बात। खत्म। तुच्चा सवाल सर, समझ गए? छोड़ने का नहीं, अभी तो इंपॉर्टेंस के भी कराऊंगा। पूरी केस स्टडी में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 1 2 3 4 5 शब्दों से पूरी केस स्टडी सॉल्व है। बस ये तो कहानी, तुम कहानी पे मत जाना एग्जाम में पढ़ते टाइम पे कि सर अनुज और मंजू थे, पता नहीं इनकी शादी हुई कि नहीं हुई। अच्छा नहीं अंजू मंजू है। अच्छा अंजू मंजू तो बहन है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, है कि नहीं बात? अंजू मंजू है, पता नहीं इन्होंने क्या किया दोनों बहनें। अरे इनके इनके साथ क्या लेना देना? तुम ये देखो कि हमारे शब्द जो चीट कोड के हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। 31 पे आओ। विनीत भैया कुछ कह रहे हैं तुम्हें, 4 कैरेक्टर पहचानने को कह रहे हैं। पहला दूर से दिख रहा है, 30% अचीव करना चाहते हैं, गोल हो गए। अगला बताओ। हैप्पी एंड सेटिस्फाई, ये क्या है? सेम वर्ड आ रहा है, कहां पे आ रहा है? और पाओ भी दिख रहा है तुम्हें, पाओ मल्टी डायमेंशनल वर्कर यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना? फिर प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा? ऑपरेशन। और डब्ल्यू से क्या होता है? वर्कर। पी से क्या होता है? पीपल हो गया ये रहा। ओ से ऑपरेशन, डब्ल्यू से वर्क। वर्क क्या है यहाँ पे? ऑपरेशन। हाँ तो 2 मिल गए, तो इससे भी क्या लिख सकते हैं? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। समझ में कैसे क्वेश्चन आएगा? किसमें? करेक्टर। इस तरीके से तुम्हें करेक्टर को एग्जाम में पहचानना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंस ढूंढनी है। इंपॉर्टेंस में क्या कोड बना था हमारा? दर्द जिगर दिल जलो के लिए, सांसें हथेली पर। डी से क्या बना? पहले बता दो एक बार। डी से ई से जी से ठीक है। एस से सोसाइटी का भला। एच से बहु पी से सबसे बड़े तरीका यही होता है। अगर दिमाग में खोपड़ी में चल रही हो, अगर तुम्हारा घुटनों में स्ट्रेस हो, तो पहले भाई रफ में ना लिख लो, ये है ना? पेपर में लिख सकते हो, कोई बुरा नहीं, रफ में, वर्किंग नोट में या क्वेश्चन पेपर में अलाउड हो तो क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो। रफ की तरह क्वेश्चन पेपर पे लिख लो। वैसे तो मना करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर में लिख देते हैं, तो ये होता है कि चलो कई बार लोग टोक देते हैं टीचर, अगर क्वेश्चन पेपर पे क्यों लिख रहा है, लिखने नहीं देते वो। तो रफ वर्क की हेडिंग डाल के ना तुम ये ऐसे लिख सकते हो, साइड पे। हाँ अब इसमें से मुझे इसमें इंपॉर्टेंस ढूंढनी है, तो अब देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है।
अब ये लिखा है टारगेट। बाबू टारगेट क्या होगा? गोल। टारगेट निकल गया। फिर मिनिमाइज कॉस्ट क्या होता है बाबू? ये मेरा ये वाला बन गया। और क्या होगा? सेकंड लास्ट लाइन में क्या है? इंक्रीज सैलरी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। गोल तो आई गया ऊपर। बस 3 ही निकल रहे हैं इसमें तो। समझ गए? 3 ही निकल रहे हैं। शेविन। इंसेंटिव मिल रहे हैं एम्प्लॉयज को। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव। चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेना। और सोसाइटी का भला, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन्हीं को लाइन कोट करके ये लिखी बात। एक्सप्लेन करने कहेगा तो कर देंगे, नहीं करने के लिए कहेगा तो सिर्फ लाइन कोट कर देंगे। बोलो मजा आ गया हो, है ना? एमसीक्यू बताता हूं कैसा आएगा। नहीं, एमसीक्यू में जैसे और क्या मतलब है इस बात का? ये बताना 18। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और इसमें तुम्हें बताना है प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं है। ये मत बताना एफिशिएंट है या नहीं है, ये बताओ वो इफेक्टिव है या नहीं है। आंसर देखेंगे हम तो। कैसे पता लगा इफेक्टिव है? इफेक्टिव का मतलब है टाइम पे कर रहा है, काम नहीं कर रहा। वो कह रहा है 1 महीने में बना डालूंगा, लेकिन 150 की जगह 150 रुपए का काम होगा, पर 1 महीने में पूरा कर दूंगा। इसका मतलब इफेक्टिव है पर। अब बहती गंगा में हाथ मत धोने ना एग्जाम में। वो क्या पूछ रहा है? इफेक्टिव ना, तो एफिशिएंसी के बारे में बताना। सिर्फ क्या बोलना है? इफेक्टिव है। समझ में आई बात? इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे देखने के लिए किसमें मिलेंगे सर? पहले उसमें मिलेंगे। बोलो भाई। हाँ वो करेंगे, घबरा कह रहे हो? तो समझिए किस तरह के वर्ड्स आएंगे। लिखे तुम्हारे पास? कॉपी लाए हो क्या? सिर्फ उसके बता दो, या फिर चलो लिखे हुए चीट कोड तुम्हारे पास लिखे हुए चीट कोड किसके? फीचर्स के। तो चीट कोड के फीचर मैं बच्चों को ग्रुप पे भेज दूंगा। एक बार तुम भेज देना फोटो हिसाब से खींच के, मैं बाकी बच्चों दूसरे ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना? अब चीट कोड बनाने कैसे हैं? जैसे मान लो ये वर्ड लिखा मिला डेलिब्रेट प्रोसेस, लिखा मिला ग्रुप एक्टिविटी, या लिखा मिला वर्किंग विद अदर। अगर ऐसे वर्ड लिखे मिल गए तो बाबू क्या समझ जाना? इट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है? तो कई बार पूछेगा ना आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। अगर लिखा मिला ऑन टाइम काम हो गया, लिखा मिला डूइंग राइट वर्क, सही तरीके से काम चल रहा है, राइट वर्क एट राइट फ्रेम, टाइम फ्रेम, है ना? या फिर कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द गिवन टास्क। तो बाबू ये क्या होगा? इफेक्टिव। ऐसे चीट कोड तुम्हें
केस स्टडीज करने के बाद पता लगता है। हाँ, अगर लिखा है मिनिमम कॉस्ट, अगर लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर लिखा है लो इनपुट हाई आउटपुट, या फिर क्या लिखा है कॉस्ट बेनिफिट, ये चीट कोड किसके हैं? एफिशिएंसी। तो ये तुम्हें सहायता करेंगे क्या ढूंढने में? केस स्टडी क्वेश्चन। और सीबीएसई का नया पैटर्न तुम्हें बताइए जो तुम्हारे एग्जाम से लागू हुआ है ना? पहले 50-50 होता था, लेकिन अब 55 हाँ, तो अब 55% तो एप्लीकेशन यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, बाकी एमसीक्यू आने हैं। तो मोटा मोटी तो 55, 65, 75, 25 नंबर के ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन इतने आएंगे कि तुम पास नहीं हो पाओगे। कि तुम सोचो डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा 33 नंबर आ जाएंगे। अब 33 नंबर का खेल ही खत्म कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 55 मार्क्स के लगभग और 20 नंबर के आसपास का तुम्हारा एमसीक्यू। उसमें भी तो आता है, चॉइस भी तो आती है। पेपर तो 120 मार्क्स का आएगा ना, और चॉइस नहीं देंगे और करके शायद 120 या 130 मार्क्स का पेपर आता है। एक बार देख लेंगे सैंपल पेपर में। 80 मार्क्स का आता है, मतलब उसमें और बहुत रहता है, डायरेक्ट के साथ रहेगा, केस बेस के साथ रहेगा। हाँ, ऐसे रहता तो 80 मार्क्स में मतलब चॉइस भी तो आती है। सारा ऐसा नहीं होता करना ही करना है, चॉइस भी मिलेंगी। तो मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि इस बार से क्या होने वाला है, इस बार से तुम्हारी केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं। इसका रीजन पता है क्या है? ताकि तुम्हारा दिमाग केस स्टडी में चले, और सीयू ईट में भी क्या होगा, एमसीक्यू आएंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन पे। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर? ओ भगदड़ मत हो जाओ। बोलो समझ गए सर?